हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है 11th बायोलॉजी में है, हम यहाँ पर 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है पादप जगत। ठीक है, तो पादप जगत में हम यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि पादप जगत होता क्या है, किस तरह जो है R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी थी और पादप जगत को कहां पर रखा गया है और क्यों रखा गया है, ये हम आज बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पादप जगत में पादपों को तो रखा गया है, लेकिन दुनिया भर के जो सारे पादप हैं उनका वर्गीकरण भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पादप जगत। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पद्धतियां यहाँ पर दी गई है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पादप जगत होता क्या है। बच्चों, एक बार पादप जगत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। पादप जगत क्या है? पादप जगत तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, संसार के सभी जीवों को 5 वर्गों में, 5 जगत में, 5 किंगडम में विभाजित कर दिया। तो संसार के सभी जीवों में पादपों को भी सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा आपको लगेगा सुनने में अटपटा सा, लेकिन वाकई में पादप भी क्या होते हैं बच्चों? पादप भी जीव होते हैं। तो जब जीवों का वर्गीकरण किया गया तो पादपों को भी क्या माना गया? पादपों को भी जीव माना गया। तो इसमें जो चौथा जगत बना यहाँ पर, वो बना यहाँ पर पादप जगत। 5वें में एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने बोला है। सबसे पहले 2 जगत बनाए गए थे, किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो जंतु जगत और पादप जगत, वहां पर ये नंबर 2 पे था। तो यहाँ पर ये बताइए आप कि पादप जीव तो है, तो हम इसको कैसे परिभाषित करें बच्चों? तो पादप क्या है? ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं, जिनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं और जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, उन्हें हम पादप जगत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपन कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। ये पद्धति क्यों है, किसके लिए है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पादपों का वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं था बच्चों। उसके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण पद्धतियां दी गई है। तो यहाँ पर पहली वर्गीकरण पद्धति ये बताती है कि पादपों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो स्टार्टिंग की जो पहली पद्धति आई है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, आर्टिफिशियल मेथड है ये, यानी कि इसमें 1 या 2 लक्षणों को ही ध्यान में रखा गया। सबसे बड़ी बात, ज्यादा लक्षणों को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया। किसने दी? कैरोलस लीनियस, जो माने हुए वैज्ञानिक है, माने हुए दार्शनिक है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कौन सी पद्धति दी बच्चों? इन्होंने दी यहाँ पर कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया? यहाँ पर 2 प्रकार के लक्षण बताए, यहाँ पर कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण। दोनों को यहाँ पर क्या मान लिया गया? समान मान लिया गया। यानी कि जैसे लैंगिक लक्षण का उदाहरण ले सकते हैं आप, पुंकेसर। ठीक, और यहाँ पर कायिक लक्षण में ले सकते हैं, कायिक मतलब शरीर, जैसे कोई कांटा। ठीक है, ये कायिक लक्षण है। तो यहाँ पर दोनों लक्षणों को क्या माना गया? समान मान्यता दी गई। देखिए लिखा हुआ है, कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता दी गई। तो इसका मतलब दोनों लक्षण यहाँ पर क्या हो गए? समान। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोनों का अलग अलग महत्व होता है और आंतरिक संरचना पर इसमें, इस पद्धति में कोई भी चर्चा नहीं की गई।
तो बताइए यहाँ पर समझ में आया टॉपिक? एक उदाहरण से यहाँ पर समझाया गया है। कैरोलस लिनियस का भी यहाँ पर चित्र बता रखा है थोड़ा याददाश्त के लिए, ताकि आपको याद रहे कि कृत्रिम वर्गन पद्धति जो है मुख्य रूप से कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। दूसरी बात यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ पर बता रखा है, ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ऊपर इमेज बनी हुई है कैक्टस की और नीचे है यहाँ पर गुलाब। ठीक, तो ये क्यों बताया गया है ये भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको ये दोनों शब्द भी क्लियर करने हैं, कायिक और लैंगिक। कायिक में मैंने आपको बताया कि पादप में जो बाहरी संरचना है जिससे वो शरीर बनाते हैं उसको हम यहाँ पर कायिक बता रहे हैं। लैंगिक का मतलब जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं उनको यहाँ पर लैंगिक लक्षण बताया गया है। पुंकेसर जो कि नर जन्नांग होता है पादप में पुष्प का, उसे हम पुंकेसर कहते हैं, जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दोनों में कांटे होते हैं या नहीं होते। एक जगह आपको फूल दिख रहे होंगे, एक जगह आपको कांटे दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ये बताना है क्या गुलाब के पादप में भी कांटे होते हैं? बिल्कुल, गुलाब के पादप में भी कांटे होते हैं और कैक्टस में तो कांटे होते ही हैं, पता है आपको। लेकिन यहाँ पर ये पद्धति समझने के लिए हमने कैक्टस के साथ साथ क्या रख लिया? गुलाब। बताइए दोनों को एक साथ रखना सही है या गलत? अब आप यहाँ देखेंगे कि दोनों में कहीं से लेकर कहीं तक कोई तालमेल नहीं है। एक है रेगिस्तान का पादप और एक है हमारे सामान्य आवास का पादप जिसे गुलाब कहते हैं। दोनों में आप देखेंगे काफी अंतर है, लेकिन कृत्रिम वर्गन पद्धति कहती है कि जो बाहर से जो लक्षण दिख रहा है वो उस लक्षण को आधार मानकर उन्हें एक ही वर्ग में डाल दिया जाए। तो कैक्टस के साथ क्या डाल दिया गया? गुलाब का पादप, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर केवल एक चीज को मान्यता दी गई, कांटों को। अगर किसी पादप में कांटे दिख रहे हैं बच्चों तो उसे उठाकर एक ही वर्ग में डाल दिया इन्होंने। तो बताइए ये वाली वर्गन पद्धति सफल हुई या नहीं हुई? अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हुई सफल। बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि इसमें ज्यादा लक्षणों को मान्यता नहीं दी गई। उम्मीद है डायग्राम की सहायता से समझ में आया होगा आपको कि कृत्रिम वर्गन पद्धति में क्या रखा गया। कुछ ही लक्षणों को ध्यान में रखकर जीवों का और पादपों का वर्गीकरण यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं बच्चों। नंबर 2 आई अपने पास प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति क्या है? तो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति बहुत अच्छी थी, बेंथम और हुकर द्वारा ये पद्धति दी गई। बेंथम और हुकर ने बहुत अच्छे ढंग से, बेंथम और हुकर का एक डायग्राम भी मेमोरी के लिए आपके सामने दे रखा है ताकि आपको कुछ समझ में आए। बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर द्वारा जो पद्धति दी गई है वह है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। इस पद्धति की क्या विशेषता निकली, क्यों ये प्रचलित हुई? क्योंकि इस पद्धति में बाहरी लक्षणों को तो ध्यान में रखा ही सही बच्चों, आंतरिक लक्षणों को भी ध्यान में रखा गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पद्धति की ये है कि इसमें वातावरणीय जो प्रभाव होते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है पादपों पर, उस बात को भी इसमें ध्यान रखा गया। प्लस भ्रूण की संरचना कैसी है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इन चीजों पर भी बखूबी ध्यान दिया गया और ये पद्धति काफी प्रसिद्ध हुई, काफी फेमस हुई। देखिए इसमें किसके द्वारा दी गई बच्चों? सबसे पहले ये लाइन अपन देख लेते हैं, बेंथम और हुकर के द्वारा। इस पद्धति में कायिक और लैंगिक लक्षणों के साथ साथ, कायिक और लैंगिक लक्षण जो अभी अपन पढ़ के निपटे हैं, उनके साथ साथ किस बात पर ध्यान दिया गया? वातावरणीय संबंध के आधार पर। वातावरण के साथ पादप का क्या संबंध है, कैसा वातावरण है, कैसा पादप है। जैसे इससे पहले वाले चित्र में अपन पढ़ चुके थे कि वहां पर रेगिस्तान है तो कौन सा पादप उग रहा था? कैक्टस। ठीक है, आंतरिक संरचना पर ध्यान दिया गया,
भ्रूण विज्ञान पर ध्यान दिया गया। इतनी बातों को ध्यान में रखकर ये पद्धति दी गई। बताओ ये पद्धति प्रचलित हुई या नहीं हुई? बहुत ज्यादा फेमस हुई, प्रचलित हुई। लेकिन बस इस पद्धति में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया बच्चों कि पादप की जो जाति है उसका विकास कैसे हुआ, उसकी आनुवंशिकी क्या है। इन बातों पर ये पद्धति बिल्कुल भी नहीं बोल पाई और इससे थोड़ा हमें इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत हमें महसूस होने लगी। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति किसने दी? बेंथम और हुकर ने दी। इस पद्धति में क्या चीजें एक्स्ट्रा जुड़ गई? इसमें जो कायिक और लैंगिक लक्षण थे उनके अलावा वातावरण के साथ संबंध प्लस भ्रूण विज्ञान, आंतरिक संरचना, इन बातों को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो ये पद्धति जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है उसकी तुलना में काफी अच्छी है, काफी प्रचलित हुई। आइए देखते हैं इसके बाद कौन सी पद्धति आती है। इसके बाद आती है आपके जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति क्या कहती है? जैसे ये पद्धति आया आपको कुछ न कुछ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बताइए क्या है? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसको हम डीएनए के नाम से भी जानते हैं। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं। और क्या बनते हैं? जीन बनते हैं। ये सब डीएनए से ही बनी हुई संरचना होती है। डीएनए वास्तव में है क्या? तो बच्चों डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। प्लस इसी के द्वारा आनुवंशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाई जाती है। राइट बच्चों, यहाँ पर देखिए एंगलर और फ्रंटल के द्वारा ये पद्धति दी गई। किसके द्वारा दी गई? एंगलर और फ्रंटल के द्वारा। इस पद्धति में बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, भ्रूण विज्ञान ये सब तो रखे गए ध्यान में, बल्कि जो आनुवंशिकी है और जाति का जो विकास हो रहा है इन चीजों को भी इस पद्धति में सम्मिलित किया गया। और सारी चीजें जो अभी तक कुछ न कुछ कमी बता रही थी उन सारी चीजों को इस पद्धति में सम्मिलित कर लिया गया। तो बताइए बच्चों सबसे फेमस और सबसे अधिक विकसित पद्धति कौन सी हुई? जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। किसने दी? एंगलर और फ्रंटल के द्वारा दी गई। किन किन बातों को ध्यान रखा गया बताइए? तो इसमें आनुवंशिकी यानी कि उसकी जो संरचना है, गुणसूत्रों की संरचना है, डीएनए की संरचना है, प्लस जो जीन होते हैं। हालांकि उस समय डीएनए को ज्यादा न मानकर गुणसूत्रों और जीनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इनको आधार मानकर क्या दिया गया? इनको आधार मानकर जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति को दिया गया। आया समझ में यहाँ तक? चलो ये पाठ की शुरुआत थी। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब शुरू होता है, वो है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण क्या कहता है बच्चों? पादप जगत का वर्गीकरण यहाँ पर कहता है कि किस तरह जो है पादपों का वर्गीकरण किया गया है। पादप भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो हमने अभी वर्गीकरण करने की जो पद्धतियां हैं उनको हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम उन पद्धतियों का सहारा लेकर क्या कर रहे हैं बच्चों? पादप जगत का वर्गीकरण कर रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण यहाँ पर जब आप करेंगे तो पूरे यहाँ पर आपको 5 वर्ग दिखाई देंगे। सबसे पहला पादप वर्ग आया है थैलोफाइटा, जिसको हम शैवाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पादप वर्ग आया है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है बच्चों? ब्रायोफाइटा उभयचर पादप है। उभयचर पादप मतलब जो जल और थल दोनों जगहों पर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो उसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं।
अगर आपसे जंतु जगत का ब्रायोफाइटा या जंतु जगत का उभयचर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए मेंढक। क्यों? क्योंकि मेंढक ही ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों में रहकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसको जनन के लिए कहां जाना होता है? जल में। आज वही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। आपको ऐसे पादप का नाम बताना है जिसकी जनन क्रिया पानी के बिना संभव नहीं है। तो उस पादप वर्ग का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? उभयचर। उभयचर पादप। ठीक है। नंबर 3 आया है यहाँ पर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा यहाँ पर प्रथम स्थलीय पादप हैं। इस बार इनको जनन क्रिया करने के लिए कहां नहीं जाना पड़ेगा? इनको जल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताइए, आप जल से दूर भी उग सकते हैं ये पादप? बिल्कुल सही सोचा आपने। पहली बार पादपों में जलाशय जो हैं, जलीय आवास जो हैं, उनसे थोड़ा दूर जाने की इस बार इन्होंने कोशिश की है। आप जानते हो थैलोफाइटा यानी कि शैवाल कहाँ उगते हैं? पानी में, जलाशय में। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहाँ उगते हैं? पानी के किनारे, जो जलाशय के किनारे हैं वहां पर इनको उगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा वर्ग में पानी की जो आवश्यकता थी, यानी कि जनन के लिए जो क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता पड़ रही थी, वो यहाँ पर खत्म हो गई। पादप आराम से जमीन पर उग सकता है और इसकी जड़ें जो है पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर सकती है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? जिम्नोस्पर्म। देखिए दूसरा नाम अनावृत बीजी, यानी कि बीज बनने की शुरुआत हो गई लेकिन यहाँ पर फल का निर्माण नहीं हो पाया। बीज तो बन गया, बीज की आवाज आ गई आपको, अनावृत बीजी। लेकिन अनावृत का मतलब क्या समझना है? ओपन। ओपन मतलब खुले। बीज कैसे है? खुले। तो बताइए किसकी कमी महसूस हो रही है आपको? बीज किसके अंदर होने चाहिए? फल के अंदर। तो आपको यहाँ पर लग गया होगा कि फल का निर्माण नहीं हो पाया। तो एक चीज की कमी लग रही है, वो इसमें पूरी हो गई। आवृत बीजी। बीज कहाँ है? आवृत में। और आवृत का मतलब क्या समझना है आपको? आवृत का मतलब समझना है आपको फल। तो बच्चों किस तरह हमने पादप जगत का वर्णन यहाँ पर कर लिया है। ये चौथा है और ये 5वां वर्ग है। इनकी बहुत अच्छे ढंग से फुल डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, निशांस कोचिंग की जो विशेषता है वो यही है, जो भी आप पढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। और निशांस है तो आपकी सफलता निश्चित है।